हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टाफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2018 का जो एचपीटीजीटी कमीशन का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर इंडियन पॉलिटी के जो सवाल पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा जो पेपर होता है आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों का, इसमें एसएसटी जो है वो अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, जिसको हम सिविक्स में बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इसके जो सवाल पूछे जाते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं 2018 वाले क्वेश्चन पेपर के पॉलिटी के सवालों को डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2018 के इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 170 सवाल आए थे और 170 सवालों में से 10 क्वेश्चंस जो थे वो इंडियन पॉलिटी को लेकर पूछे गए थे। हालांकि 2000 अगर मैं 20 वाले एग्जाम की बात करता हूं तो उसमें यह क्वेश्चन का नंबर लगभग डबल हो गया था, बट 2018 में 10 सवाल ही पूछे गए थे। और बहुत ही जल्द मैं आपको एनालिसिस करके भी बता दूंगा डिफरेंट वीडियो में कि यहां पर अलग अलग सेक्शन से कहां से कितने कितने क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट उसके बाद हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। चलिए, तो पहला प्रश्न जो यहां पर कहता है, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखिए, सबसे पहला बात तो आपको ध्यान रखनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिफरेंट चीजें दी गई हैं वो हमने किसी ना किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, वहां से अडॉप्ट की हैं। इसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सवाल है ये बात करता है कि फेडरल सिस्टम होगा भारत के अंदर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कहने का मतलब क्या है कि इंडिया होगा, ठीक है, भारत देश है, भारत देश के अंदर स्टेट्स है, आगे राज्य है ना, आप सबको पता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, सारे राज्य हैं, ठीक है। भारत, इंडिया विद फेडरल सिस्टम आ गया, बट स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि ज्यादा शक्तियां जो है वो यूनियन के पास होगी, इंडियन गवर्नमेंट के पास होगी। अब शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो भारत देश के अंदर 7वें शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स की लिस्ट की बात करता है, 3 तरह की लिस्ट है हमारे पास। अब 3 तरह की लिस्ट, जैसे कि यूनियन लिस्ट है, ठीक है, केंद्रीय सूची जिसको हम कहते हैं, उसके बाद स्टेट लिस्ट है, उसके बाद हमारे पास कंकरेंट लिस्ट है। तो यहां पर जो है शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब देखो, यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स है जिनको लेकर केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है, जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर है वो सारे के सारे केंद्र के पास है, टोटल 100 मैटर्स। उसके बाद स्टेट के पास है 61 मैटर्स, ठीक है। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, कंकरेंट के बाद कंकरेंट का मतलब है जिसको लेकर दोनों निर्णय ले सकते हैं। इसमें आएंगे हमारे 52 सब्जेक्ट्स, 52 मैटर्स। तो ज्यादा मैटर्स देखो किसके पास है, केंद्र के पास है। तो और वैसे भी शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है, तो कहने का मतलब फेडरल सिस्टम होगा स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ। ये हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, तो ये हमने बोरो किया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये हमने बोरो किया है, ये फीचर है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वहां से भारत ने अडॉप्ट किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सिंपली हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कह सकते हैं हम सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया है कनाडा से। चलिए, तो ऑप्शन बी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखो, विधान परिषद बनाने के लिए जो शक्तियां हैं वो किस आर्टिकल में डिफाइन की गई हैं? द प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल की सबसे पहले जब मैं बात करता हूं ना, सबसे पहली चीज तो यह समझनी है कि भारत में राज्यों के अंदर, भारत में फेडरल सिस्टम तो है, बट भारत में राज्यों के निर्माण में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी और ना ही है। तो यूनिफॉर्मिटी कहने का मतलब भारत में कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा है, ठीक है, और कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। यानी कि मैं कहूंगा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है, और कुछ राज्य भारत में ऐसे हैं जिनमें बाईकैमरल स्ट्रक्चर है। बाईकैमरल यहां पर मतलब कहने का क्या है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी मौजूद है, ये हम सब जानते हैं। बट किस राज्य में अगर विधान परिषद बनाना है या किसी में ऑलरेडी है वहां से अबॉलिश करना है, ये शक्ति किसके पास होती है और कौन से अनुच्छेद के तहत इसको डिफाइन किया गया है, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शक्ति आर्टिकल 169 के तहत डिफाइन की जाती है। आर्टिकल 169 के अंदर प्रोसीजर जो है वो डिफाइन किया गया। प्रोसीजर क्या है? जिस राज्य के अंदर विधान परिषद बनाना है, उस राज्य की जो गवर्नमेंट है, उस राज्य की जो विधानसभा है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी,
ठीक है, कि हमें ये बनाना है और केंद्र को भेज देगी। उसके बाद यूनियन पार्लियामेंट जो हमारी है ये शक्ति आएगी। उसके बाद पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट जो है यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकती है या फिर किसी राज्य में है तो उसे रद्द कर सकती है। आर्टिकल 169 के तहत, आर्टिकल 169 के तहत ये शक्तियां कार्य करती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन बी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया था। अब अगला प्रश्न कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात कर रहे हैं आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है यानी कि मंत्रिमंडल जो होता है ये किसको जिम्मेदार होता है। तो देखिए एज पर द आर्टिकल 75 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है ये कलेक्टिवली, अगर मैं बात करता हूं पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, तो कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा को। और अगर मैं इंडिविजुअली बात करता हूं यानी कि इंडिविजुअली मिनिस्टर्स की हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है राष्ट्रपति को। तो डिपेंड करता है कि आपको शब्द क्या दिया गया है, आपको इंडिविजुअली पूछा गया है या आपको कलेक्टिवली पूछा गया है। अब इस तरह के प्रश्न में जहां पर कुछ भी नहीं गिवन है, इसमें नहीं बताया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कि कलेक्टिवली पूछ रहे हैं या इंडिविजुअली पूछ रहे हैं। अब इस तरह के प्रश्न में देखो कलेक्टिवली को लेकर ज्यादा सवाल आता है वैसे तो, ठीक है 2020 वाले पेपर में भी ये सवाल आया हुआ था, बट उसमें कलेक्टिवली वर्ड गिवन दिया हुआ है। अब इसमें कुछ नहीं दिया गया और सिर्फ पार्लियामेंट नहीं होता क्योंकि लोग पार्लियामेंट में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, यहां पर सिर्फ लोकसभा की बात करी तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं होता क्योंकि लोकसभा पूरी की पूरी को रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान के चलेंगे अगर हम इंडिविजुअल वाले केस में देखते हैं, या फिर इस प्रश्न का उत्तर हो सकता था नन ऑफ दीज, क्योंकि अगर हम लोकसभा देखते हैं तो इस क्वेश्चन को मैं इनकम्प्लीट भी मानूंगा। बट अगर क्वेश्चन के सेंस में ऑप्शंस को देखिए तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने आपको दोनों यहां पर बता दिए क्या क्या होता है। तो ऑप्शन बी हम इस प्रश्न का उत्तर लेके चलेंगे, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है? हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? कोई विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं है, ये कौन निर्णीत करता है? ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो मनी बिल की बात जब हम करते हैं सबसे पहले तो आर्टिकल 110 आपको ध्यान रखना है कि मनी बिल क्या होता है, उसकी सारी डेफिनेशन जो है वो अनुच्छेद 110 में डिफाइन की गई है। अब मनी बिल को लेकर शक्ति जो होती है कि कोई बिल अगर आ रहा है ये मनी बिल है या नहीं है, धन विधेयक है कि नहीं है, ये शक्ति होती है लोकसभा के स्पीकर के पास। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्ति होती है। और लोकसभा अध्यक्ष ने अगर बोल दिया एक बार कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है तो वो फैसला अटल है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद चाहे आप अदालत जाओ चाहे आप कहीं जाओ, उसका फैसला जो है वो निश्चित है। ठीक है, तो इसमें जो पावर होती है वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, दिस इज द पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा की ये शक्ति होती है। चलिए, और हमारी जो विधानसभा चल रही है और सॉरी लोकसभा चल रही है उसके जो स्पीकर हैं वो है ओम बिरला साहब। ठीक है, कोटा राजस्थान से लोकसभा के सांसद हैं और ओम बिरला जी अभी हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, हमारी 17वीं लोकसभा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि इनमें से क्या मेन ज्यूरिसडिक्शन नहीं है हाई कोर्ट की? मेन ज्यूरिसडिक्शन नहीं है हाई कोर्ट की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? देखो भारत देश में हर एक राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होता है और किसी राज्य में अगर हाई कोर्ट नहीं है तो वो किसी ना किसी राज्य के साथ मर्ज के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर अपना ही हाई कोर्ट है जो कि शिमला में है। और अगर मैं पंजाब की बात करता हूं तो पंजाब में यहां पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, इनके लिए कॉमन हाई कोर्ट है। इनके लिए कॉमन हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। और इस प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, देखो हाई कोर्ट के पास जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है, अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के पास नहीं होती। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट के पास नहीं होती। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जैसे सुप्रीम कोर्ट की है जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को जब जब यहां पर सलाह की जरूरत पड़ती है किसी मैटर को लेकर तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है अंडर द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। और अगर ये 3 ज्यूरिसडिक्शन अगर मैं हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में आपको बताना चाहूं, सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। देखो एक होता है केस का लोअर कोर्ट से अपील होकर हाई कोर्ट तक आना, उसमें हम बोलते हैं अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, उसमें हम क्या बोलते हैं? अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन, कि कोई केस जो है ये छोटे कोर्ट से अपील होकर हाई कोर्ट में आया। अपैलेट का मतलब अपील होकर आना।
उसके बाद ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है कि कोई केस सीधा ओरिजिनली हाई कोर्ट में आया, वो अपील होके नहीं आया कहीं से, वो सीधा ही हाई कोर्ट में आया। जैसे कोई मैटर फंडामेंटल राइट को लेकर होगा, ठीक है, शादी को लेकर होगा, इस तरह के मसले जब सीधा आते हैं हाई कोर्ट के अंदर, उसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और उसके बाद सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। देखो, एक राज्य की ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी न्यायालय आते हैं, अब देखो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हाई कोर्ट है वो शिमला में है, बट क्या सिर्फ कोर्ट सिर्फ शिमला में ही है? हाई कोर्ट शिमला में है, बाकी सारे एरियाज में भी तो अदालतें हैं ना, बिलासपुर में है, हमीरपुर में है, मनाली में, हर जगह अपनी अपनी अदालतें हैं, कोर्ट है। और वो सारे कोर्ट्स जो है वो किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं? उस राज्य के हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे। तो ये होती है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कि हाई कोर्ट जो होगा अपने अंदर आने वाली, अपनी ज्यूरिसडिक्शन में आने वाले कोर्ट्स को सुपरवाइज करता रहेगा। ये होती है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और हमारा जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है जो कि शिमला के अंदर है, उसकी जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है जस्टिस सबीना जी, जस्टिस सबीना जी। ये आपको ध्यान में रखना है, सवाल आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या कहता है। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज सिस्टम या फिर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह सवाल पूछा गया। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं पंचायती राज सिस्टम की बात करता हूं तो मैं महात्मा गांधी की बात जरूर करता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि अगर आप लोगों को सर्व करना चाहते हो, एक डेमोक्रेटिक देश अगर आप बनाना चाहते हो, तो लोगों तो ग्राउंड लेवल पे जो लोग है ना, वहां तक आपकी रीच होनी चाहिए। तो इसलिए महात्मा गांधी जी को लगता था कि पंचायती निर्माण होना बहुत जरूरी है। और 1958 में जब बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने लागू किया, तो उन्होंने बताया कि पंचायती राज सिस्टम भारत में जब लागू किया जाएगा तो बलवंत राय मेहता कमेटी कहती है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, बलवंत राय मेहता, ये आप ध्यान रखिए सबसे पहले तो, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है यहां पर पंचायती राज सिस्टम के लिए बनाई गई थी, जिन्होंने 3 टियर पंचायती राज की अनाउंसमेंट की थी। 3 टियर पंचायती राज। अब ये जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का अनाउंसमेंट इन्होंने किया था, ये कहता है कि पंचायत 3 लेवल पे बनेगी। कैसे कैसे? ग्राम लेवल पे, ठीक है, ग्राम लेवल पे जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे जिसे हम ब्लॉक समिति कहते हैं, उसके बाद जिला परिषद, जिला परिषद। ये 3 लेवल पे जो है पंचायत बनाई जाएगी। और पहली पंचायत जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई थी। और यहां पर अब आते हैं अनुच्छेद के तहत। तो देखिए बहुत सारी सरकारें आई 1959 में, नेहरू जी के बाद बहुत सारी सरकारें आई। लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। उसके बाद बात करता हूं, इंदिरा गांधी आती है, मोरारजी देसाई आते हैं, चौधरी चरण सिंह आते हैं, राजीव गांधी आते हैं, वीपी सिंह आते हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री देश ने देखे, बट कोई भी सरकार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाई। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा मिलता है बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में आता है नरसिम्हा राव जी की सरकार में। और यहां पर अनुच्छेद की अगर मैं बात करता हूं, दिस इज आर्टिकल 343, सॉरी 243 आर्टिकल 243 के तहत यह कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, आर्टिकल 243। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट भारत में कब आता है? तो देखिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की जब मैं बात करता हूं, भारत के अंदर हम इस तरह से बजट प्रेजेंट करेंगे, इस तरह का बजट प्रिपेयर करेंगे जो कि भारत के फिस्कल डेफिसिट को डिक्रीज करने का कार्य करेगी। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट हो गया, डेफिसिट का मतलब होता है कम रह जाना। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? देखो हर साल बजट क्या होता है, हर साल सरकार एक बजट बनाती है, हर साल सरकार का बजट आता है। अब उस बजट में सरकार कहती है कि इस साल हम ये लेके आएंगे, इसमें इतना पैसा देंगे, ये लेके आएंगे, इसमें इतना पैसा देंगे, ये सारा कुछ सरकार अनाउंस करती है। बट सरकार कहती है कि हमें, सरकार क्या करती है, सरकार बताती है कि हमें एक्सपेक्टेड इतनी इनकम आय जो है आने वाली है, उस अकॉर्डिंगली हम इतने जो है खर्चे जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बजट जब आता है ना, सरकार ये नहीं कहती कि हमारे पास पैसा है हम ये खर्च करेंगे,
यहां खर्च करेंगे। सरकार कहती है कि हम इतना पैसा कमाएंगे और इतना पैसा यहां पे खर्च करेंगे। एक एक्सपेक्टेड होता है कि इतनी आय हो सकती है, इतना खर्चा उस अकॉर्डिंगली किया जाएगा। बट क्या अगर खर्चे तो अनाउंस कर दिए, बट अगर उतनी इनकम नहीं हो पाई तो उतनी इनकम अगर ना हो पाए तो सरकार कर्जा लेती है। सरकार क्या करती है, उन खर्चों को पूरा करने के लिए कर्जा लेती है। इसी को कहते हैं फिस्कल का डेफिसिट हो जाना, जितना पैसा सोचा था उतने से कम रह गया। तो इसीलिए इस चीज को मैनेज करने के लिए, ताकि जितने पहले कर्जे लिए हुए हैं उन सबको यहां पर न्यूट्रल किया जाए, बराबर किया जाए, ऐसा बजट बनाया जाए। सरकार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लेके आई थी सन 2003 में, सन 2003 के तहत। चलिए स्टूडेंट्स, अगले सवाल की बात करते हैं। इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो देखिए, हमारे भारत देश के अंदर जब से संविधान बना है 26 नवंबर 1949 को, 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए। जैसे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो 1951 में ही हो गया था। 1951 में ही हो गया था, जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। जमींदारी प्रथा को अबॉलिश किया गया था, भारत देश के अंदर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए थे। 9th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया था, जिसके अंदर कुछ मुद्दे रखे गए जो कि न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अधीन नहीं आएंगे। अब यहां पर आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को बोला गया? ये अमेंडमेंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भारतीय संविधान का वो संशोधन है जो कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान हुआ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थी, ये संवैधानिक संशोधन या अधिनियम जो था, इसने बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की। जैसे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स इंसर्ट कर दिए, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल्स इंसर्ट कर दिए, और भी बहुत सारे चेंजेस लेके आता, ट्रिब्यूनल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ी अमेंडमेंट थी। और अभी अगर ऐसा सवाल आता है कि ऐसी अमेंडमेंट बताइए जो इमरजेंसी के वक्त हुई थी, तब भी ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम ध्यान में रखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला सवाल है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? इंग्लिश इनमें से किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? ये इस तरह का सवाल अगर आपको पेपर के अंदर आता है, जैसे कि पहला राज्य दिया गया नागालैंड, सेकंड दिया गया त्रिपुरा, तीसरा दिया गया असम, चौथा दिया गया मणिपुर। तो इस तरह के सवाल को देखो, हर राज्य के अंदर एक फर्स्ट लैंग्वेज है और मोस्टली राज्यों के अंदर एक सेकंड लैंग्वेज भी डिक्लेयर की गई है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, जैसे त्रिपुरा की जो फर्स्ट लैंग्वेज आती है वो बंगाली आती है। त्रिपुरा में बंगाली भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, बट प्राइमरली जो है वो इंग्लिश। असम में असमीज बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है, बट नागालैंड में बोली जाती है अंग्रेजी भाषा। नागालैंड में क्या बोली जाती है? इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल। इंग्लिश इज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नागालैंड स्टेट। नागालैंड स्टेट। तो ये स्टेट वाइज लैंग्वेजेस को लेकर ये सवाल यहां पर पूछा गया था, तो हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड। आप देख सकते हो कि ये अलग अलग स्टेट की लैंग्वेजेस है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, असम की असमीज, जैसे मैंने बताया था, अरुणाचल प्रदेश की भी इंग्लिश है, और जैसे कि मैंने बताया मणिपुर की मणिपुरी, नागालैंड की इंग्लिश, ठीक है, त्रिपुरा की बंगाली, इंग्लिश, कॉकब्रॉक। तो अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको बताई गई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला सवाल है, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वित्त आयोग। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फाइनेंस कमीशन होता क्या है, फाइनेंस कमीशन का कार्य क्या होता है। देखिए भारत देश के अंदर अगर हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हम केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं। हम कुछ भी करते हैं, कोई भी मार्केट में जाके कुछ भी खरीदते हैं, कोई गुड्स ले रहे हैं, कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। जब हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो यहां पर टैक्स का कुछ हिस्सा राज्य के लिए भी होता है, बट किस राज्य को कितना हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि टैक्स में से, सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन में से राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा, किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा अपने डेवलपमेंट के लिए, यह बताता है फाइनेंस कमीशन। तो जी हां, 1952 में, अप्रैल 1952 में पहली बार फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई थी, और फाइनेंस कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत देश के राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रत्येक फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 5 साल का होता है। अप्रैल 1952 में पहला फाइनेंस कमीशन जो था वो बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी नियोगी, यानी कि क्षितिज चंद्र नियोगी जी की कमांड में पहला फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। और उसके बाद
हमारा प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूं तो 15वां फाइनेंस कमीशन कार्य कर रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन है नंद किशोर सिंह, एनके सिंह, एनके सिंह, एनके सिंह अभी हमारा 15th फाइनेंस कमीशन कार्य कर रहे हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो है ये आर्टिकल 280 के तहत यहां पर बताया गया, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट रहा है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और यहां पर ये आज की हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न था, जिसके अंदर मैंने आपको जितने भी सवाल 2018 के टीजीटी आर्ट्स एंड कॉमर्स के पेपर में पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी के, वो सारे कवर करवाए हैं। नेक्स्ट मैं आपको 2020 वाला पेपर भी कराऊंगा और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल तूफानी पहाड़ी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। और इसी के साथ साथ हमारे जो नए बैचेस हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और इसी के साथ साथ नंबर भी अवेलेबल है अगर आपको कोई डाउट होगा तो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।